इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की और न केवल देश के आंतरिक भाग में बल्कि आस पड़ोस के देशों में भी उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे। और यही कारण है कि भारत के अतिरिक्त वर्तमान समय में भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में काफ़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वर्तमान समय में भी मौजूद हैं। प्रजा के नैतिक उत्थान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। उन्होंने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कार्य किए और राजकीय संदेश भी उत्कीर्ण कराए, जो मुख्य रूप से अभिलेख के रूप में मिलते हैं। अशोक के शासनकाल में दो प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में और खरोष्ठी लिपि में, जिनका अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने निकाला, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अशोक संकीर्ण धार्मिक विचारों से संबंधित नहीं थे। उनके अंदर धार्मिक सहनशीलता और उदारता थी और यही कारण है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण और जैन धर्म के प्रति भी उदारता का व्यवहार किया। वे कला, शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए भी प्रयत्नशील रहे। अशोक के समय में तक्षशिला भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में व्यवस्थित था, जहाँ पर वेद, बौद्ध साहित्य, विज्ञान, कला, गणित, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। उनके शासनकाल में स्तूपों और विहारों का भी काफ़ी संख्या में निर्माण किया गया, जिसका आज भी अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त लोक कल्याणकारी कार्य प्रमुखता से थे। अशोक ने अपने शासनकाल में सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनवाई और काफ़ी मात्रा में अस्पताल की स्थापना भी किए, जहां पर न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई। युद्ध का परित्याग करते हुए भी अशोक ने एक विशाल साम्राज्य का स्वरूप स्थापित रखा और उन्होंने राज्य के विशाल स्वरूप को बनाए रखा। और इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक के शासनकाल में युद्ध नीति का त्याग करते हुए, अहिंसा का व्रत का पालन करते हुए भी सैनिक संगठन को सुव्यवस्थित रखा गया। यही कारण है कि दूसरे राज्य के राजा अशोक के राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाए और राज्य पूरी तरह से सुव्यवस्थित और सुरक्षित रहा। अशोक के शासनकाल से जुड़ी जो दो लिपियां हैं अभिलेख के रूप में, ब्राह्मी और खरोष्ठी, उनके अध्ययन का अवसर और अर्थ निकालने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसके लिए उन्होंने दो तरीके निकलाए। खासतौर से ब्राह्मी लिपि के अध्ययन के लिए उन्होंने 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों को भारतीय विद्वानों की सहायता से बंगाली और देवनागरी लिपि में पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों को प्राचीन अक्षरों के नमूने से कंपेयर करते हुए अंततः अभिलेखों के अध्ययन के अर्थ को जानने में सफल हुए। जबकि दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि को पढ़ने के लिए उन्होंने दूसरी रणनीति अपनाई। हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने और सिक्कों में राजाओं के नाम जो कि यूनानी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, इसके लिए उन्होंने यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों को बुलाया, अक्षरों का मेल कराकर, और फिर कंपेयर करते हुए
दोनों ही लिपियों को पढ़ने में सफलता हासिल की। और इस तरह से अशोककालीन अभिलेख, जो कि मौर्य साम्राज्य को जानने का एक प्रमुख स्रोत है, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उन अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त हुई और उसके माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विशद अध्ययन कर पाते हैं, क्योंकि ये अभिलेख अशोककालीन साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विशेषताओं और अशोक के काल से संबंधित कार्यों, जिनके कारण उनको अशोक महान के नाम से जाना जाता है, और फिर किस तरह से जेम्स प्रिंसेप अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सफल हुए, जिसके लिए उन्होंने 2 रणनीतियाँ अपनाई, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने के लिए, और उसमें वो सफल हुए और उसके कारण ही हमें मौर्य साम्राज्यकालीन अभिलेखों से जुड़ी हुई विशेषताओं को अधिक से अधिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में, जानकारियाँ प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई।